जय हिंद फ्रेंड, इंडिया प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 6 है उपन्यास विधा से संबंधित यूनिट है और उसी में हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित धरती धरना अपना वो उपन्यास लगा हुआ है। ये उपन्यास सन 1972 में हमारे समक्ष आता है, पर ये नहीं है कि ये लेखन कार्य 1972 में ही शुरू हुआ। ये 1955 से ही लिखा जा रहा था उपन्यास, लेकिन लेखक जो है वो आप कह सकते हैं कि उस तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहा था, या बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से वो आवाज गति से लिख नहीं पा रहा था। तो उनमें एक मार्गदर्शक और मित्र सहयोगी बनकर उनके दोस्त जो थे मित्र सोम आनंद, उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया और इन्होंने सच में उपन्यास को कंप्लीट किया। 1955 की यात्रा जाकर सफल हुई 1972 में, जब 1968 में राजकमल प्रकाशन के पास गया और 1972 में हमारे समक्ष आता है। ये उपन्यास अपने आप में बहुत ही अलग विषय वस्तु को उठाता है, जिन सामाजिक मुद्दों को शायद दरकिनार कर दिया जाता है, या ये कहा जाता है जिसका उपन्यास जिसका स्वयं का सोचीज घटित हो वो लिखे, तो ये कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ये दलित जीवन पर केंद्रित उपन्यास पटु यथार्थ समाज का दिखाता है। तो समानता लेखक गण इस पे पीछे हटते हैं, उस तरीके से लेखबद्ध नहीं कर पाते हैं, लेखनीबद्ध। तो इस मामले में देखा जाए तो जगदीश चंद्र माथुर ने वो आवाज उनका बना कि ये जो आप कह सकते हैं कि लोगों ने गुलामी जो सही, उत्पीड़न सहा, तो कोई तो उसका आवाज बनना चाहिए। अगर उन्होंने खुद से देखा तो आंखों देखा हाल उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं अपने भूमिका में, जब वो लिखते हैं तो भूमिका में ये कहते हैं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ उपन्यास, ये उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां और उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज में लिखा गया उपन्यास है। यानी स्वानुभूति यानी आत्मघटित घटना नहीं है लेखक की। लेखक बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हमने देखा था और वो मेरी स्मृतियों में कौंध रहा था। वो बाल्यावस्था का वो समय, मुझे लगता था उसको शब्दबद्ध करना चाहिए, तो उन्होंने वो किया। इस उपन्यास के नायक के रूप में है काली। काली एक ऐसा चरित्र जो आता है, लगातार संघर्ष करता है, कुछ बदलाव रखना चाहता है, लोगों की आवाज बनना चाहता है, लेकिन सामाजिक विसंगतियां इस तरीके से कुरूपताएं विद्यमान है कि वो कभी भी उन्हें नहीं उठने का अवसर देती हैं जो सदैव से दबे कुचले रहे हैं। अंततः काली आता भी है गांव, बहुत कुछ बदलाव की आकांक्षा लेकर, लेकिन कुछ बदलता नहीं है। जैसे पहले था वैसे आज था, और वो उसी के साथ थक कर हार कर अंततः फिर वापस अपनी यात्रा को पूरा कर चला जाता है। तो केंद्रीय पात्र में है काली। काली का प्रेम होता है जब वो गांव में आता है ज्ञानू से। ज्ञानू भी एक निडर लड़की है, आवाज बुलंद करना चाहती है, लेकिन माँ और भाई के डर से वो बुलंद नहीं कर पाती। और विडंबना ये भी है समाज का कि इनका प्रेम भी एक रूप नहीं पाता। अंततः जो उसकी प्रेयसी है ज्ञानू, उसको जहर खा के मरना पड़ता है। उसके भाई जो है, उसकी माँ, ये उसको जहर दे देते हैं। तो ये भी तो एक समाज का एक ऐसा रूप दिखा रहा है ना कि आपको एक तरीके से उस रूप में जीने का हक नहीं है। तो काली केंद्रीय पात्र काली हो गया। काली के अलावा काली की प्रेमिका ज्ञानू हो गई, और ज्ञानू की माँ जसो, और इनके अलावा जो है मंगू ज्ञानू का भाई होता है, और चौधरी हरनाम सिंह गाँव का चौधरी होता है। इनके अलावा विशन डॉक्टर करके छज्जू सा, ये वहां का साहूकार होता है। निहाली, प्रीतो, कुछ और भी आते हैं। जैसे निहाली यहाँ पे काली की पड़ोसी ताई होती है, और प्रीतो पड़ोस की चाची होती है। निको प्रीतो का पति होता है। मुंशी बंतु, ये जो होता है पिता चन्नाराम और ठाकुरी माता का पुत्र होता है। सिद्धू काली के चाचा होते हैं। अमरू जो है निक्कू का बेटा होता है। दीनू गांव का कुमार होता है। सिंह संता सिंह का भाई होता है। नंद सिंह जाति बदलने वाला मोची होता है, यानी वो जाति ही बदल लेता है। तो ये जो उपन्यास है, नायक जो कि कालिदास है, यानी कालिदास है कि काली जो है वो उपन्यास की पूरी कथा वस्तु काली के ही इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि वही केंद्रीय पात्र है। काली की स्थिति के बारे में जानकारी ले तो ना उसकी माता है ना पिता है, मात्र और पितृ विहीन है वो संतान। उसकी चाची वही उसके जीवन में आप कह सकते हैं कि उसके जीवन को संवारने वाली होती है, और वही उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। और एक समय आता कि चाचा का भी देहांत हो चुका होता है, और फिर वो जो है घर छोड़कर शहर चला जाता है। चाची के प्रति उसको बहुत ज्यादा लाड प्यार है, और ऐसे में एक दिन वो सोचता है कि अब अच्छा खासा गाँव कानपुर में कमा लिया हूँ जहाँ वो रहता था, चलो अब अपने गांव की कुछ स्थिति को बदलूं। हो सकता है 6 साल बाद काफी वहां पे परिवर्तन आया हो। जैसे ही वो गली मोहल्ले में प्रवेश करता है तो उसे तुरंत एहसास हो जाता है ये तो वही मोहल्ला है, कुछ बदला नहीं है। एकदम से ये बार बार चिंता सताती है कि मेरी जो चाची है जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, क्या मैं ये सोच रहा हूँ क्या उनसे मैं मिल पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है उसे बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि उसकी चाची जिंदा होती है। मोहल्ले भर में खुशी कि बहुत दिन के बाद काली लौटा है, उसे भी लगता है। अब वो वहां पे बाहर रहकर उन्होंने देखा है कि ऐसा तो कुछ होता नहीं है, जाति वर्ग ये जो सामाजिक भेदभाव है ऐसा तो वो शिकार रहा नहीं। तो उसे लगता है सब कुछ परिवर्तित हो गया होगा गांव में, पर गांव का वो जो ढांचा था उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आया था। लेकिन वो समझ नहीं पाया। वो आया, उसको एक मकान बनवाना था, और बहुत ही महत्वाकांक्षा के साथ उसने ये बात वहां के साहूकार के सामने, छज्जू साहब के सामने रखा। कुछ पैसा लाया था, जमा किया, और वो जब तैयार हुआ, हर एक चीज हुआ, तो उस छज्जू साहब ने ही कहा कि गांव में चौधरियों के मकान देकर वो भी अपना जब मकान बनाना चाहा, उसे भारतीय समाज की वास्तव में स्थिति मालूम ही नहीं थी कि जहां गांव में चमारों के पास पैर रखने की भी जगह नहीं होती है उनकी, वहां वो अपना मकान कैसे बना सकता है। छज्जू साहब की बात से उसकी आंखें खुल गई कि क्या सच में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, क्या बिल्कुल वो वही चीज है जैसा वो छोड़ के गया था बाल्यावस्था में। इतना ही नहीं, काली के गांव में चमारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति, या आप कह सकते कि कल्चरल हो, धार्मिक शोषण हो, वो सभी तरफ से चौतरफा घिरे हुए थे। चौधरी जो जीतू था काली का दोस्त,
ऐसा लहूलुहान उसको करता है बिना किसी गलती के। और एक समय ऐसा आता है कि चमार की बस्ती में आर्थिक दुर्गति के शिकार कोई भी व्यक्ति जब उसको लहूलुहान कर देता है जीतू को बिना किसी कारण, तो नहीं बोल पाता। वहां पे गांव के महाजन है, पटवारी है, सरपंच है, जमीन के मालिक है, सभी मिलकर चमारों का ही शोषण करते हैं। ये सारी घटनाएं काली के हृदय में संघर्ष का बीज बोती हैं। वो संघर्ष शुरू करना चाहते हैं, सबको संघर्ष में लेकर आवाज बुलंद करना चाहता है। वो असली लड़ाई तो दलित चमारों के सम्मान और अधिकार के लिए चाहता है। लेकिन जब जब वो पासा फेंकता है तब तक चौधरी जैसे लोग आकर उस चीज को पलट देते हैं। प्रगति की ओर उठा काली का हर कदम जातिवादी सामंतवादी सोचों द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि काली की अपनी जाति के लोग भी चौधरियों के मोहरे बनकर उसकी राह में खड़े हो जाते हैं। यानी काली ये सोचता है कि हम जिनके लिए आवाज बुलंद करना चाह रहे हैं कम से कम वो तो हमारा साथ देंगे। लेकिन वो सबसे ज्यादा टूट तब जाता है जब वो जिनके लिए लड़ रहा है वो देखता है कि उनमें से ही लोग बोलने के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं। एक समय ऐसा आता है उसके प्रेम का घर वाले विरोध करते हैं। ज्ञानों से उसका प्रेम जो होता है वो भी एक पड़ाव पे नहीं जा पाता। इसकी जो चाची होती है वो बीमार हो जाती है, उनका भी देहांत हो जाता है। जो पैसे कमा कर लाया होता है वो भी चोरी हो जाता है। अभी वो बिल्कुल ही खाली है। कितने सपने लेकर आया था वो, और उसके हाथ में इस समय कुछ भी नहीं है, ना प्रेम है, ना एक जो अपनी चाची से लगाव था, ना वो अब रही। अब एक ऐसी स्थिति इस काली की आ गई है कि चौधरियों द्वारा बेकार पर काम कराए जाने पर काली उसका घोर विरोध तो करता है। लेकिन काली की साहसिकता को देखते हुए कुछ लोग को आगे आने की कोशिश करते हैं, कुछ संबल भी देते हैं, कुछ आवाज भी उठाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि काली को अपना संघर्ष करना पड़ता है। और अंततः जब लगता है कि संघर्ष में कोई पूर्णता भागीदारी नहीं निभा रहा तो थक हार कर चूर होकर और यहाँ से जातिगत भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण से वो सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और अंत में प्रारंभ काली के गांव में जब आया था तो बहुत ही सुगंध चढ़ता, लेकिन उसके लौटने तक एक ऐसी स्थिति आ चुकी होती है कि उसका प्रेम जो है वो भी नहीं रह जाता। ज्ञानों को उसकी माँ और भाई जहर देकर मार देते हैं और इसकी चाची तो रह नहीं जाती, न इसके पास पैसे ना कुछ। यानी एक बहुत बड़ी उम्मीद के साथ गांव में इसका आगमन होता है और बहुत ही दुखद घटना के साथ इसका जाना होता है। तो उपन्यास की जो कथा है ये वर्ग संघर्ष की कथा है कि लगातार वर्ग संघर्ष में भी काली पूरी तरीके से लगा रहा, लेकिन कुछ बदलाव नहीं लगा तो उसे उसको छोड़ना पड़ा। एक और जमींदार किसान है तो दूसरी ओर मेहनत कर भूमिहीन मजदूर लगातार संघर्षरत है, प्रयासरत है, फिर भी उनकी जमीन उनकी नहीं है। एक और धर्म के नाम पर स्वार्थ पोषक पाभी अचिंत राम तो दूसरी ओर भला इंसान बनकर जीवित रहने वाला नंद से। यानी कई ऐसे पात्र आते हैं जो गौड़ हैं, वो अलग अलग किरदार आपको अलग अलग चीजों से रूबरू करवाएंगे। समाज के शोषक के रूप में जैसे सज्जू सा, वो कहता है कि गांव में तुम लोगों की तो जमीन वैसी है नहीं, तो मकान बनाने के स्वप्न कैसे देख रहे हो। काली और ज्ञान उपन्यास के सर्वप्रमुख चरित्र के रूप में सामने आते हैं कि कैसे सामाजिक अत्याचार एवं उत्पीड़न के प्रतिरोध का प्रतीक काली के सशक्त और स्वतंत्र व्यक्तित्व, संवेदनशील स्वभाव वाली ज्ञानों के संघर्ष के जरिए जगदीश चंद्र जी ने बखूबी दलित जो चमार है उनके जीवन के संघर्ष को यहाँ पे उजागर किया है। उपन्यास की कथा सुगठित है, साथ ही वातावरण की, साथ ही उस उपन्यास में बड़ी ही सफलता से दलित जीवन को उकेरा गया है। तो ये जो धरती धन्ना अपना जो कि दलित जीवन की यथार्थ घटनाओं पर आधारित एक केंद्रीय उपन्यास के रूप में हमारे सामने आता है। वो लेखक ने अपनी किशोरावस्था में इस बात को कहा था कि हम उपन्यास को क्यों लिखे थे, क्योंकि मेरी किशोरावस्था जो था वो मेरे ननिहाल गांव रलाहन पंजाब में बीता था। जैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्मृतियां होती हैं बाल्यावस्था की जो हमको झकझोर देती हैं, और जब हम इस लायक होते हैं कि हम उसको सबके सम्मुख रख पाए, तो लेखक वही कह रहे हैं कि ये मेरे गाँव का एक कथा है। गाँव का एक हरिजन परिवार जो होता था वो मेरे नाना जी की जमीन जोता था, और इसी सिलसिले में मुझे बस्ती में जाना पड़ता था उनके। मैं ये सब देखकर बहुत ही उद्विग्न होता था कि आर्थिक अभाव की चक्की में युग युगांतर से पिस रहे हरिजन अब भी मध्यकालीन यातनाओं को भोग रहे हैं। इतना बदलाव होने के बाद देश आजाद हो गया, 1955 की बात है ये। अब तो हम गुलाम नहीं रहे, तो किस गुलामी में जी रहे हैं लोग। जिस भूमि पर वे रहते हैं, जिस जमीन को जोतते हैं, यहाँ तक कि जिन छपरों में वो रह रहे हैं वो भी उनका नहीं है। इन्हीं बातों को देखकर मेरे किशोर मन में वेदना सहसा अपना सभी बात तोड़कर फूट निकला, और मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया धरती धन्ना अपना उपन्यास। तो ये उपन्यास आप कह सकते हैं कि जो जगदीश चंद्र जी थे एक ऐसा ही दृष्टा थे, जैसा हमने आपको बताया था शेखर एक जीवनी में कि वेदना में जो होता है वही एक दृष्टा हो सकता है। जगदीश चंद्र जी प्रत्यक्ष दृष्टा थे, देखे, उन्होंने समझा लोगों को, वही उकेरा। उन्होंने दलित समारोह की दुर्दशा को आंखों से देखा, चित्रण किया, जो देखा और महसूस किया वह लेखनी से उन्होंने चित्रित कर दिया। चमनलाल जी ने इस संदर्भ में कहा है कि जगदीश चंद्र ने बचपन से ही जीवन को बहुत निकट से देखा और महसूस किया। जीवन का ये सूक्ष्म पर्यवेक्षण बाद में चलकर उनके साहित्य की सामग्री बनी। जीवन के अनुभवों के साथ साथ जगदीश चंद्र ने अर्थशास्त्र व मार्क्सवाद के अध्ययन से जीवन के यथार्थ को अच्छी तरह से समझा। यथार्थ की इस जीवन के द्वंदात्मक रूप को पहचानने के बाद उन्होंने इस जटिल और द्वंदात्मक मुद्दे को, इस संघर्ष की कथा को हम सबके सम्मुख रखा। तो ये तो हमने उपन्यास का एक सारांश आपको मतलब करा दिया, एक जिस्ट करा दिया, क्योंकि आपको उपन्यास के कम से कम इससे कथानक से परिचित होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो यूजीसी नेट जो आपसे क्वेश्चन की डिमांड करता है वो ये मान के चलता है कि आपके पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास विधा में जो भी लगे हुए हैं वो उसको आप बहुत ही डेप्थ में पढ़ते होंगे, क्योंकि ये इस तरीके से उपन्यास में कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसने किससे कहा, जहर किसने किसको दिया, ज्ञानों ने कब उससे क्या कहा। तो इसके लिए आपको पूरे उपन्यास मेरे साथ पढ़ने होंगे। ये तो मैंने इसका उपन्यास का जिस्ट बता दिया है, बाकी आप उपन्यास पूरा पढ़ेंगे।
शेखर एक जूनियर में करा दिया, ये करा दिया। आपको चैनल पे प्लेलिस्ट काफी मिल जाएंगे जो हिंदी रिलेटेड है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को हम फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर भी करा रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल पे बने रहें और जो भी आपकी जानकारी में हो हिंदी साहित्य से रिलेटेड या पेपर फर्स्ट जिनको देना हो उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाएं और अपना सहयोग जरूर चैनल को दे, है ना। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप काली से परिचित हो चुके होंगे। अब काली के साथ क्या क्या घटनाएं घटती हैं गांव में आने के बाद, कथानक यहाँ से शुरू होता है। काली जब गांव के निकट पहुंचा तो पौ फट चुकी थी। वह एक रुंड-मुंड पेड़ के पास खड़ा होकर गांव की ओर देखने लगा, जो सुबह के मलगजे अंधेरे में बहुत बड़ी गठरी की तरह नजर आ रहा था। गांव से बाहर एक हवेली में एक दिया टिमटिमा रहा था। पास ही एक खेत में हल चल रहा था और थोड़े थोड़े समय के बाद टूट टूट कर तेरे जलने वाले को चोर ले जाए, चल पुत्रा शेर की तरह छाती के बल चल। यानी जैसे ही वो गांव में पहुंचता है काली, उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। कहीं हवेली में एक दिया जलता दिख रहा है, तो खेत में उसको हल चलते हुए दिख रहा है और कहीं से आवाज़ें वो सुनाई दे रही हैं, घुंघरू जोर से छनछना उठते हैं। काली ने सिर से अपने जो कंधे पे वो अपने ट्रंक लेकर आया था कानपुर से, उसको वहीं पर उतार कर जमीन पर रख दिया और पेड़ के तने के सहारे बैठकर ये सोचने लगा कि शायद चौधरी फत्तू के खेत में हल चल रहा हो। शायद उसका बेटा यानी चौधरी फत्तू का बेटा जो प्यारू है, हो सकता है हल चला रहा हो, छावनी के लिए खेत तैयार कर रहा हो। लेकिन ये सब उसका बस काली का अनुमान है। उसे कुछ सुबह सुबह में कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हो क्या रहा, स्पष्ट कहाँ पे क्या चीजें घटनाएं घटित हो रही हैं। काली का ध्यान फिर गांव की ओर चला गया और वो आंखें फाड़ फाड़ कर पेड़ों की ओट में छिपे मकानों की ओर देखने लगा। क्योंकि काली आज 6 वर्षों के बाद अपने गांव आया है, उसको बहुत कुछ बदलाव नजर आ रहा है। गांव की एक गली में कोई कुत्ता भौंक उठता है तो उसके उत्तर में दूसरी गलियों से कई कुत्ते भौंक उठते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद गांव में यूं खामोशी छा जाती है जैसे कोई आदमी स्वप्न में बुदबुदाने के बाद करवट बदल कर सो जाए। वहां बैठे बैठे काली को भय महसूस होने लगा। उसके दिल में 6 साल के बाद गांव लौटने की खुशी खत्म होने लगी और उसका जी चाहा कि वो उल्टे पांव ही कानपुर वापस चला जाए। ऐसा क्या काली को महसूस हुआ कि उसकी जो उम्मीद थी उस पे पानी फिरता दिखने लगा। उसकी खुशी खत्म होने लगी। जिस प्रसन्नता से वो कानपुर से निकला था अपने गांव गुड़वाहे के लिए, अब वो क्यों उल्टे लौटना चाहता है। उसे याद हो आया कि जब वो गांव के लिए चला था तो कितना प्रसन्न था और उसने चाहा था कि वो उड़कर अपने गांव पहुंच जाए। और अब वो जब गांव के पास इतने पास है, सिर्फ कितनी दूरी पे, सिर्फ 5-7 खेत दूरी पे, तो वो लौट जाना चाहता है। फिर उसे अनायास ही अपनी चाची का ख्याल आया। आखिर वो आया किससे मिलने था। उसका एक दुनिया में उसकी चाची ही तो थी और उसकी आंखें उनको सोचते ही भर आई। उसने सोचा क्या पता वो जिंदा होंगे भी या नहीं होंगे। हो सकता है उनके गांव छोड़ने के थोड़े ही दिन बाद चाची मर गई हो। ये भी संभव हो सकता है कि वो जिंदा हो। क्या पता किस हाल में है, उसे कुछ भी नहीं पता। ये बस गांव में आते ही काली अपने मन में इसके ऊहापोह चल रहा है कि संभवतः लेके चल रहा है सभी चीजें कि हुआ भी है, शायद में सब कुछ चल रहा है। जब मुर्गे ने बाग दी तो काली हड़बड़ा कर उठ बैठा, जिसे वो बिल्कुल खोया हुआ था स्वप्न में। और जैसे ही उसको मुर्गे की आवाज़ कुकू कुकू सुबह में सुनाई दिया और जल्दी जल्दी वो गांव की ओर चल दिया। जब वो पहली हवेली तबेला के पास पहुंचा तो एक कुत्ता कान फड़फड़ा कर उठा और भौंकता हुआ उसके आगे आगे चलने लगा। उसने आवाज़ से कुत्ते को पहचानने की कोशिश की, लेकिन दूसरी ही क्षण अपने इस प्रयास पर उसे हंसी आ गई। वो अपने दाएं बाएं मकानों को पहचानने की कोशिश करता हुआ तेज तेज कदम उठाता रहा। गांव की अभिन्न गंध उसे कदम कदम पर अपने से चित परिचित करा रही थी और वह नथुने फुला फुला कर उसे सूंघ रहा था। जब वह किसी मकान या हवेली के सामने पहुंचता तो मस्तिष्क में उसकी कई तस्वीरें उभर आती, लेकिन वह उनसे आंखें चुराता हुआ आगे बढ़ जाता। चौधरियों के मोहल्ले के बाद स्कूल आ चुका था। 4 कक्षाओं के इस स्कूल में काली ने भी कुछ समय तक मुंशी के पांव दबाए थे, उंगलियों के पटाखे निकाले थे और डंडे भी खाए थे। वह स्कूल के सामने रुक गया और मुंशी शिवराम के बारे में सोचने लगा, जिसके लिए जाटों के लड़के जो है साग गन्ने गाजरे मूलियाँ इत्यादि लाते थे और कम्मियों के लड़के अपने सिर पर उठाकर यानी अपने सिर पर उठा उसके घर पहुंचाते थे। स्कूल की हालत पहले जैसी ही खराब दिखाई दे रही थी। उसके आंगन में वही बड़के बूढ़े पेड़ की घनी परछाइयों ने अंधेरे को और भी गहरा कर दिया था। स्कूल की खस्ता इमारत के पीछे एक 3 मंजिला मकान घमंडी आदमी की तरह अकड़ा हुआ खड़ा था। काली के मन में चौधरी हरनाम सिंह की यादों का बस्ता खुल गया और वह शरीर में सिहरन सी महसूस करके उन्हें झटकता हुआ
आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए काली अपने गाँव में आ रहा है, 6 वर्षों के बाद आ रहा है, काफ़ी कुछ उसने सोचा कि बदल गया होगा, लेकिन जैसे-जैसे वो गली में आगे बढ़ता जाता है, उसे लगता है कि कोई परिदृश्य तो परिवर्तित हुआ ही नहीं। यानी जो चमादड़ी है, जो जैसे है वो बिल्कुल वैसा ही बना है। और उसे कहते हैं ना कि अतीत की स्मृतियाँ बहुत सुखद हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लगती हैं, सम्मोहनकारी लगती हैं। लेकिन जब आपकी अतीत की स्मृतियों में इतना ज़्यादा कटुता भरा हो, तो फिर आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल उस कटुता से भरपूर नज़र आएगा। अब वो जल्द से जैसे चल रहा है कि जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो स्कूल का जो जीवन होता है कितना जीवंत दृश्य होता है, लेकिन उसे याद आ रहा है, उसे हरनाम सिंह याद आ रहा है, तो अपने जो मास्टर हैं वो याद आ रहे हैं, वो स्कूल का पूरा बिंब नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी उसके जीवन में सुखद स्मृतियाँ नहीं है जिसे वो याद करे, बल्कि उससे क्या है, कुछ लोगों के नाम से तो भयभीत हो जा रहा है, बस सोच के उसकी रूह काँप जा रही है। स्कूल से कुछ दूर आगे ही उसे मंदिर का कलश नजर आया। यानी अभी काली अपने गांव में नहीं पहुंचा है, गांव के बाहर ही कुछ स्कूल के कुछ दूर आगे उसे मंदिर का कलश नजर आता है और मंदिर के चारों ओर गांव के दुकानदार के चौबारे। वो पंडित संतराम के बारे में सोचने लगता है। अब यहाँ पे देखिए वो कैसे काली जो है अभी तक जो है हरनाम के बारे में सोच रहा था, अपने जो गुरु हैं उनके बारे में सोच रहा है, फिर एक पंडित संतराम उनके बारे में ये सोच रहा है कि यही पंडित जो संतराम है जो हरिजनों को देखकर दूर से दूर-दूर करना शुरू कर देते हैं, दूर-दूर जैसे होता है कि कुत्ते को भौंका जाता है, तो दूर-दूर करना शुरू कर देता है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसकी नज़रें गिरजाघर के बच्चों की बाहें की तरफ फैले हुए क्रॉस पर पड़ गई और गाँव के पादरी का मस्कीन चेहरा आँखों के सामने उसके बिल्कुल घूम गया। थोड़ा और आगे जाने पर उसे जोर की ठोकर लगी और वह गिरते-गिरते बचा। गोबर की तेज बदबू ने उसे चमादड़ी यानी हरिजनों की बस्ती के निकट होने का संकेत दिया। अब यहाँ पे देखिए लेखक कितने अच्छे से बता रहे हैं जगदीश जी कि उसे कैसे बस बदबू से ही पता चल गया कि मैं जो मेरा गाँव है मैं वहाँ पे आ गया हूँ। यानी ये एक ऐसा परिदृश्य उन्होंने दिखाया है कि उसकी गाँव की उस तरीके से वो बदबू वो ऐसी परिस्थितियों में वो लोग रह रहे हैं विषम परिस्थितियों में कि उस परिस्थिति से ही महसूस हो जा रहा है कि ये मेरा गाँव है। तो थोड़ा और आगे जाने पर उसे जोर की ठोकर लगी, वो गिरते-गिरते बचा और गोबर की तेज बदबू ने उसे एहसास दिला दिया कि वो उसी चमारगढ़ी हरिजनों की बस्ती में आ गया है। इस स्थान पर बड़ा रास्ता काफ़ी गहरा हो गया था क्योंकि गाँव में बरसात का सारा पानी इसी रास्ते से चो में जाता था। कुछ क्षण के बाद ही वो चमारगढ़ी के बाहर कुएँ पर पहुँच गया और कुएँ के गिर्द पानी जो गंदा पानी यानी जो कुएँ से ये लोग पानी पीते थे उसके इर्द-गिर्द गंदा पानी और कीचड़ वगैरह जमा रहता था। अनायास ही वो वहाँ पे रुक गया और सामने छोटे-छोटे कच्चे मकानों को देखने लगा। फिर वो कुएँ के गिर चक्कर काटकर उस स्थल पर पहुँच गया जहाँ से मोहल्ले की गली शुरू होती थी और वह गली के मुँह पर रुक गया और सामने गंदे पानी की छपड़ी को पार करके या पार करने की तरकीब सोचने लगा कि कैसे हम जो है अपने घर तक पहुँचने के लिए ये तो बिल्कुल ऐसा है ना कि जब बरसात में आप देखिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा मिट्टी का हो, काट-छाँट हो और फिर आपको क्रॉस करके पहुँचना हो वो दिक्कत हो। लेकिन चमादड़ी एक ऐसी बस्ती थी कि पूरे गाँव का जो एक कहते थे ढाल है, तो पानी है, कचरा है, सब उसी बस्ती में आता था और वहाँ से अपने घर पे जाना ही उसके लिए दूभर हो जा रहा था। तो उसने क्या किया अपने पाँव जो है पानी में डूबी हुई ईंटों को टटोलने के लिए उठाया और अगले ही क्षण वो उस झप्पी के पार करके वो गली में घुस गया। अब गली में क्या हुआ जैसे ही वो गली में घुसता है तो वैसे तो होता है कि कोई बहुत दिन के बाद आए तो स्वागत करने के लिए अच्छे लोग उपस्थित होते हैं, लेकिन वहाँ का ऐसा नज़ारा है कि जैसे ही वो गली में प्रवेश करता है, कुत्तों ने मिलकर उसका स्वागत किया। दूसरी ओर से भी कुत्तों ने उत्तर में भौंकना शुरू कर दिया और इतना शोर मचाया कि काली को ये शक होने लगा कि शायद इस गली में सिर्फ कुत्ते ही रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बिंब प्रस्तुत किया गया है कि शायद इस गली में कुत्ते ही रहते हैं, यानी जो चमादड़ी बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है, शायद ये लेखक कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस गली में कुत्ते ही रहते हैं। परंतु जब वह एक टूटे हुए मकान के सामने रुक गया तो कुत्ते आहिस्ता-आहिस्ता इधर-उधर खिसकने लगे और काली टूटे किवाड़ को देखता हुआ ये सोचने लगा कि पता नहीं चाची जीवित हैं भी या नहीं। उसके दिल में हौल सा उठा और उसने जल्दी से अपना हाथ सांकल की ओर बढ़ा दिया। सांकल खुली थी, यानी जो किवाड़ होता है सांकल जो मतलब लगा होता है दरवाज़ा बंद करने के लिए, तो उसने किवाड़ को धीरे से दबाया और वो अंदर से बंद था। अब उसे ये एहसास हुआ, पहले तो उसने सोचा कि आज से 6 साल पहले गया था, पता नहीं चाची ज़िंदा होंगी कि नहीं होंगी। लेकिन जैसे ही उसने देखा तो जब लगा कि अंदर से बंद है तो खुशी के मारे बिल्कुल उछल पड़ा कि मेरी चाची है, इसका मतलब ज़िंदा है वो। और वो कई बार मतलब खटखटाया और फिर प्रतीक्षा करने लगा, जब कोई जवाब उसे नहीं मिला तो उसने किवाड़ को ज़ोर से थपथपाया और आहिस्ता से आवाज़ दी चाची। और जैसे ही चाची आवाज़ दी उसने
अंदर से खाँसने की आवाज़ सुनकर खाले कास जो काली था वो खिल उठा। वो किवाड़ से सटकर खाँसने की और हे रब जी तेरा ही आसरा की आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। इतने में पड़ोस का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और एक आदमी जंगली कबूतर की फुर्ती से अंधेरे में खो गया। केवल उसके जूतों की चींची की आवाज़ सुनाई दी। यानी उधर से चाची की ये लगी प्रतिक्रिया कि अब वो आने वाली हैं और बाहर कोई व्यक्ति था ऐसे जो खाँसते हुए निकल गया। उसके ज़ेहन में कच्चे आलू जैसी कुछ नर्म और स्वस्थ और कुछ सूखे हुए जैसी प्राणहीन सी शक्लें उभरी, परंतु अगले ही क्षण मतलब वो जो व्यक्ति निकला था वो गायब हो गया। अब चाची जो है काली जैसे ही दोनों पट खुलते हैं, अंधेरी ड्योढ़ी में कुछ वैसे दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जैसे दरवाज़ा खुलता है, चाची बाहर की निकलती हैं, तो उनके साथ ही साथ दुर्गंध भरी हवा भी बाहर निकलती है और साथ ही साथ बुझी-बुझी आँखें उसकी ओर देखने लगी। चाची काली ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, चाची ने कहा, "काली?" और उसके पाँव की ओर झुक गया। कौन काली? चाची ने काली की आवाज को पहचानते हुए स्नेह और आश्चर्य भरे स्वर में कहा, जैसे उसे विश्वास न आया हो। फिर उसने काली के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर उठाया और उसका माथा चूम कर बोली, रख साइयाँ दी। इसमें देखिए पंजाबी टोन आपको काफी मिलेंगे। काली जब अपने जो लेके आया था बिस्तर उठाकर वो अंदर आने लगा तो चाची ने उसे रोक लिया और स्वयं कोठरी में जाकर सरसों की तेल की शीशी। अब देखिए यहाँ पे उसके स्वागत सत्कार के लिए या कह सकते हैं कि जो भी उनकी मान्यता हो उसके अनुसार वो सरसों के तेल की शीशी तलाश करने लगी और जैसे ही शीशी हाथ लग गई तो उसे याद आया कि उसमें तो तेल ही नहीं है। अब तेल नहीं है तो वो क्या करे, वो खाली शीशी लेकर ही वापस आ गई और दहलीज के दोनों ओर एक एक बूंद जो है छिड़क दी और इस तरीके से ऐसा लगा कि उस छिड़कने के बाद उनकी खुशी का ठिकाना ऐसे कि जैसे सारे संसार पे वो विजय प्राप्त कर ली हो। चाची की झुकी हुई कमर एकदम सीधी हो गई, उसकी प्रकाशहीन आंखों को अंधेरे में दिखने लगा और वह 16 साल की मुटियार की तरह फुर्ती से कोठरी में घूमने लगी। उसका पाँव भी अब जमीन पे नहीं पड़ रहा था। उसने दिया सलाई तलाश करके मिट्टी के तेल का दिया जलाया। चाची ने काली को खाट पर बैठा उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और उसे दीनावार चूमती हुई बोली, मेरा लाल वापस आ गया। फिर कुछ सोचकर चाची की आंखों में पानी आ गया, वह एकदम खामोश हो गई जैसे उनका गला ही रोक गया। दरअसल बात ये थी कि उसकी बाल्यावस्था में ही काली के ना माता रहे ना पिता रहे। इनके चाचा इनको मानते थे वो भी नहीं रहे। तो वो सब कुछ याद करने लगती है और काली गुमसुम बैठा कोठरी में चारों ओर देखता है। कोठरी की कैसी दीवारें जो थी वो शहतीर और कड़ियाँ चाची की तरह ही बूढ़ी हो गई हैं और अपने ही बोझ तले वो भी दबी जा रही है। चाची दिन कैसे कटे? अब यहाँ पे देखिए काली अपने चाची से पूछता है, चाची आपका दिन कैसे कटा? काली ने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए पूछा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। चाची भी उत्तर में शुक्रिया लेने लगी। फिर वो दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। काली चाची के घुटनों पर सर रख कर खूब रोया। इस मुद्दत में दोनों ने जो कष्ट सहन किए थे वे आंसुओं की जुबान एक दूसरे को बता देने के लिए काफी था। रो रो कर काली को जब हिचकी आने लगी तो चाची उसे पुचकारती हुई बोली, नारे पुत्रा, ये सब तो तकदीर का चक्कर था। तेरा चाचा जिंदा होता तो तुम्हें पाताल से भी खोज लाता, तुम्हें गर्म हवा तक न लगने देता। कहकर चाची फिर रोने लगती हैं और काली ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चाची अब मैं एक पल के लिए भी तेरे से अलग नहीं रहूंगा, दिन रात तेरी सेवा करूंगा। चाची हिचकियाँ लेती हुई बोली, काका तूने भी तो अनर्थ किया। अब देखिए वो कहती है कि अनर्थ क्यों किया, क्योंकि एक तू ही तो सहारा था और तू इस तरीके से मुझे छोड़कर परदेश चला गया और जिसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं था। मैं तो पहले से मुसीबतों की मारी थी, यानी तुम्हारे चाचा नहीं रहे, घर में कोई नहीं रहा और एक मुसीबत की मारी बुढ़िया को तू अकेले छोड़कर चला गया। दिन रात तुझ में खोई रहती रह रहकर दिल में हौल उठता। जिसने जो उपाय बताया मैंने वो किया। रेवण से बिछड़ी हुई बच्चिया को कभी देख लेती तो रो रो कर मैं अपना बुरा हाल कर लेती और सोचती कि मेरा काली भी परदेश में इसी तरह डावाडोल और खोया खोया फिरता होगा। फिर उसने काली को ध्यान से देखते हुए पूछा, काका क्या मैं तुम्हें कभी याद नहीं आती थी? काली ने मुंह फेर लिया और उधेड़ आवाज में बोला, चाची तेरी याद ही तो मुझे वापस गांव ले आई है। काली ने अपना सिर चाची की गोद में रख दिया। चाची ने उसके चौड़े कंधों पर हाथ फेरते हुए रुधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, आज तेरा बाप जिंदा होता तो तुम्हें देखकर कितना खुश होता। उसने तो तुम्हें भरकर जी भरकर देखा भी नहीं था कि मौत ने आ घेरा। तेरी अब यहाँ पे देखिए जो काली है, काली की माँ को जो है उनकी मृत्यु जो है, उनकी माँ की मृत्यु प्लेग से हो गई थी और जो इनके चाचा थे उनको भी हैजे ने खा लिया था। यानी हैजा, प्लेग उस समय कितनी बड़ी-बड़ी महामारियाँ जो है समय से पूर्व जीवन ले लेती थी। तो कहते हैं कि तुम्हें तो शायद उसकी सूरत भी न याद हो, सारे खानदान की तू ही तो एक बस निशानी बचा है। चाची फिर जो है फूट-फूट कर रोने लगती है। काली उसकी गोद में सिर रखे हुए उन दिनों को याद करने लगता है जब 6 साल पहले वो 2 दिन का भूखा प्यासा फटे हाल कैसे घर को छोड़कर भाग गया था और बताया भी नहीं था।
अब चाची के दिल में जैसे हौल उठा और वो काली की माथा चूमते हुए बोली, पुत्रा, परदेसी पंछी भी उड़ते उड़ते साल 2 साल बाद फेरा डाल ही देते, लेकिन तू तो ऐसा हो गया कि तेरी कोई खबर ही ना मिली। फिर वो अपने आंसू पोंछती हुई बोली, काका, मुझे सिर्फ तेरा ही आसरा है, तेरे सहारे उड़ती फिरती हूँ, तू आ गया तो ये कोठड़ी भी बड़ी भरी लगती है। हर माँ बाप आपको या जो भी आपको चाहने वाले हैं, इस तरीके से जब आप अपने माता पिता से दूर होते हैं तो उनके लिए बिल्कुल जो वीरान सी जिंदगी हो जाती है, वही कुछ हाल यहाँ पे जो इनकी चाची हैं, काली की चाची, काली की चाची का भी बिल्कुल इस समय वही हाल था। और वो जब दोनों इतने दिन के बाद मिलते हैं तो उनकी बातें ही नहीं खत्म होती हैं। अब चाची क्या की कि उन्होंने कहा कि अब जो है, वो काली कहता कि अब तो मैं एक पल भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ, यहाँ तक कि खाट से नीचे पाँव तक नहीं रखने दूंगा। दिन चढ़ने तक दोनों का मन हल्का हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुबह सुबह आ गया था। अब चाची ने काली के लिए बिस्तर बिछा दिया और बोली, तू घड़ी भर सो ले, पता नहीं कितने दिन का सफर करके आया है, मैं गली में तुम्हारे आने के बारे में बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी अच्छी बात है कि देखिए, शहरों में अगर देखेंगे तो शायद ये ज़रूरी नहीं पड़ता कि हम सबको बताते फिरें, पर गाँव में जो भी खुशी होता है, दुःख होता है, आपस में साझा होता है। तो यहाँ गुड़वाहे गाँव में जो है, जब काली आता है तो 6 साल बाद लौटा है, तो जो उनकी चाची हैं, वो सबको ये बताती हैं शक्कर देके, शक्कर बाँट-बाँट के कि मतलब कि कोई आया है, और शक्कर देने का एक निशानी भी हो जाता है कि कुछ तो है, मतलब घर पे कोई आया है या कोई खुशी की बात है। अब चाची गली में आ गई, परंतु उल्टे पैरों ही और पलट आई। उनके मन में आया कि एक काम करते हैं, तो कहती है, काके मैं ये सोच रही थी कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि काली आए, इससे अच्छा मैं एक-एक चुटकी जो है शक्कर बाँट देती हूँ। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि वो कहती हैं कि देखो, तुम्हारे आने की खुशी तो मुझे तुम्हारे ब्याह से भी ज़्यादा है, कि तुम्हारा ब्याह हो वो तो उतनी खुशी तब नहीं होगी जितना तुम आज लौट आए हो, उससे ज़्यादा खुशी मुझे आज है। तो काली भी कहता है ठीक है। वो फटाक से अपना नोट निकालता है और कितने, पहले तो वो नोट निकाल के उनको अकस्मात जैसे होता है कि पैसे पकड़ा देता है, तो वो कहती हैं कि इतने पैसे क्या करेंगे? यानी पहले वो ढेर सारे नोट जो है, बहुत से नोट निकाल कर चाची के हाथ में रख देता है। कहता है, लो चाहे शक्कर की बोरी ले आओ, यानी सबको बाँटो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने में चाची ने बहुत से नोट देखे तो आश्चर्य से उनकी आँखें ही फैल गई, और वो उन्हें कपड़ों की तह में छुपाती हुई बनावटी गुस्से से बोली, मुझे कोई दुकान खोलनी है, 4 पैसे दो, छज्जू शाह की दुकान से शेर आज से शक्कर ले आऊँ। अब यहाँ पे देखिए, ये लेने किसके यहाँ पे जाएँगी? छज्जू शाह। छज्जू शाह का नाम बार-बार आएगा, ये एक दुकानदार है यहाँ पे। अब काली ने कहा तो फिर काली ने उनको 10 रुपए का नोट दिया, चाची के हाथ में थमा दिया। तो उन्होंने बोला, चाची ने बोला, ये क्या है? तुम मुझे एक काम करो, टूटे पैसे दे दो। इससे छोटा नोट मेरे पास नहीं है, यानी काली कहता है 10 से छोटा तो नोट मेरे पास नहीं है। अब वो लेके चल पड़ी। अब यहाँ पे चाची ने नोट को फैला कर देखा और घबराई हुई आवाज़ में बोली, संदूक को जल्दी से ताला मारकर कहीं छिपा दो। यहाँ लोगों की नज़र बहुत बुरी है। पिछले दिनों ब्यास पार से बंतों की भतीजी आई थी, उसकी शादी हुए अभी 2 ही महीने हुए थे। उसके गहने कपड़े देखकर जो प्रीतु थी उसने नज़र लगा दी, और उस बेचारी का सब कुछ रात ही में गायब हो गया। काली चाची की बात पर कुछ क्षणों तक हँसता रहा, उसे क्योंकि वो शहर से रहा और उसे ऐसा नहीं लगा कि बिल्कुल ऐसे मतलब चोरी हो जाता है या कुछ भी। फिर उसके कहने के अनुसार उसने क्या किया, अपने जो बक्से लेके आया था उसको कोने में छिपा दिया। अब चाची 10 रुपए के नोट को कई तो में छिपा के गली में आते-जाते लोगों की नज़रों से बचती शक्कर लेने के लिए छज्जू शाह की दुकान की ओर चल पड़ी। अब यहाँ पे देखिए, टोटल 49 अध्यायों में बँटा है, अब हम सेकंड इसके उस पे अध्याय पे चलते हैं। अब चाची के जाने के बाद काली कुछ समय तक खाट पर लेटा रहा। 6 वर्षों के विछोह के बाद जब वो आया था, तो उसको बहुत ही अजनबीपन लग रहा था। गाँव की, मोहल्ले की स्त्रियाँ, मर्द जब उसके घर पे जमा हो जाएँगे, उससे तरह-तरह के प्रश्न पूछेंगे, वो कौन से जवाब लोगों को देगा इतने दिन बाद, वो कहाँ से आया, कैसे आया? अब वो करवटें ले रहा है, उसे नींद तो आ नहीं रहा है। अब रात भर जागते रहने के बावजूद उसे नींद नहीं आई। जब लेटे-लेटे उसका मन ऊब गया और बेचैनी और भी बढ़ने लगी, तो वो उठकर अपने कोठरी की छत पर आ गया। बोधी सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़ा वो सामने देखने लगा। चमादड़ी के कोठों से परे दूर तक खुले खेत फैले हुए थे। बाईं ओर चौ की चमकती रेत, चौ के दोनों ओर बांध बने थे। इन्हें देख काली को हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई। चमादड़ी के पास ही चौ के परले किनारे पर बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ तकिया चौपाल था। दाईं ओर क्या था? तो दाईं ओर अगर देखे चमादड़ी के, तो दाईं ओर मंदिर और महाजनों के मकान और चौबारे थे। यानी दाईं ओर मंदिर और महाजनों के मकान है, और वही बाईं ओर चौ की चमकती रेत थी। उनसे परे स्कूल और नंबरदारों के मकान और हवेलियां थी। पश्चिम में जो है गप्पियों, भोदियों, मिट्टियों और चुनौतियों के मोहल्ले थे। काली ने सीढ़ी के पास ही छत पर खड़े होकर चमादवी की कोठी पर नजर दौड़ाई। मटमैले रंग के कच्चे और छोटे छोटे कोठी जो कि
दाएं किनारे तक फैले हुए थे। मोहल्ले के अंदर एक छोटा सा चौगान था। अब यहाँ पे काली अपने यहाँ की स्थिति बता रहा है कि जैसे अब मान लीजिए कि ये गली है और गली के आप देखेंगे तो बीच में छोटा सा चौगान, बीचों बीच एक बेरी है और चमारड़ी में एक ही लंबी और तंग गली थी। पूरी चमारड़ी में अगर कहें कि ये चमारड़ी है, यहाँ पे एक गली जाता तो एक ही लंबी और तंग गली थी, जो सारे मोहल्ले में कहीं सीधी कहीं तिरछी वो निकलती थी। जो बाबे फत्तू, ताए बसंती इत्यादि के घरों में, तो यहाँ पे एक नाम आया बाबे फत्तू का और ताए बसंते का, ये सबके घरों तक जाती थी। मोहल्ले के बाहर गोबर और कूड़े के ढेर थे, यानी जो मोहल्ला था यानी चमारू, उसके बाहर अगर देखें तो गोबर और कूड़े के ढेर थे और एक दो छोटे छोटे छप्पड़ भी थे जिनका पानी जो है मई की धूप से खुश्क हो चुका था। वह चमादड़ी की कोठों को देखने लगा। पूरे मोहल्ले में एक भी ऐसा कोठा नहीं था जिसमें पक्की ईंट लगी हो। बस आपको यही दुर्दशा समझनी है कि पूरी चमारड़ी में एक ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी एक पक्की ईंट नहीं लगी थी। पिछली बरसात के बाद इनकी अभी पुताई भी नहीं हुई थी, इसलिए वे कमजोर और उनकी दीवारें खुरदरी नजर आ रही थी। लगभग प्रत्येक घर के ओपलों का कड़वा धुआं अलसाया सा ऊपर उठ रहा था। मोहल्ले में सुबह के समय भी खामोशी छाई हुई थी, जिसे कभी किसी अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लेखक ने कहा है, मोहल्ले में सुबह के समय भी खामोशी छाई हुई थी। जैसे सुबह एक खुशनुमा माहौल होता है ना, लोग फ्रेश हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर की हवा लेते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे उस चमावली की गली की आप देखेंगे तो लेखक ये कहता है कि वहाँ पे तो सुबह के समय भी खामोशी छाई थी और खामोशी भी इस प्रकार में जिसे जैसे कभी भी देखा जाए तो कभी किसी मर्द की गाली, किसी औरत की चीखती हुई आवाज़ किसी बच्चे की आह पुकार तोड़ देती, बिल्कुल वैसा खामोशी वहाँ छाया था। काली को गली में चाची बधाइयाँ की आवाज़ सुनाई देने लगी, क्योंकि चाची शक्कर बाँट-बाँट के गाँव में बता रही हैं कि काली आया है और जैसे ही जो सुबह में मिल रहा है उनको बधाइयाँ दे रहा है। और एक तरीके से अब जैसे ही वो बधाइयाँ मिल रहा है तो तुरंत ही जो है जो काली है जो ऊपर छत पे चढ़ के चीज़ों को देख रहा था, उसे तुरंत एहसास हुआ कि अभी तो सबको बता दिया गया है, अभी तो सब हमसे मिलने आएँगे और सब बातचीत करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अब काली के पास जो है सबसे पहले जो है जब वो पहुँचता है नीचे तो सबसे पहले उसके पड़ोसी कौन आते हैं, तो सबसे पहले उसकी पड़ोसी होती है निक्कू। निक्कू की पत्नी प्रीतो, ये प्रीतो का नाम आपको ध्यान रखना है कि उसकी पहली जो पड़ोसी निक्कू है, निक्कू की पत्नी है प्रीतो, वो प्रीतो मिलने आती है। वो पुकारती है, अबे काली तू आ गया क्या? जब वो अंदर आ गई तो काली उसके पाँव की ओर झुकता हुआ बोला, चाची मत्था टेकता हूँ। वो कहती है, जुग जुग जियो। कहा प्रीतो। प्रीतो ने कहा कि अपना हाथ काली के सिर ओर उठा दिया। ये देख काली ने गर्दन झुका दिया आशीर्वाद के लिए। अब काली सीधा खड़ा हो गया तो प्रीतो ने उसे भरपूर नजरों से देखा। काली ने भी उस पर ध्यान से निगाह डाली। प्रीतो का शरीर अब ढल चुका था, लेकिन उसके रखरखाव में कोई अंतर नहीं आया था। उसने मसूड़ों पर रंगदार दातून किया हुआ था और वे यूं दिखाई दे रहे थे जैसे रबड़ के बने हुए। नाक में कोके और थोड़ी पर कृत्रिम तिल का रंग फीका पड़ गया था। काली ने निगाहें दूसरी ओर फेरते हुए पूछा, चाची ठीक ठाक हो ना? चाचा ठीक है या नहीं? और ये लच्छो, अमरू और नाती ये सब ठीक है? तो काली ये सब पूछ रहा था उनके बच्चों के बारे में कि एक साथ ही 7 बच्चे अंदर आ जाते हैं। मतलब वो पूछ ही रहा था तब तक जो है उनके जो है दर्जन भर जो बच्चे होते हैं वैसे 7 बच्चे तो तुरंत आ जाते हैं। उनमें से वो 3 बच्चों को तो पहले मतलब 6 साल पहले वो जानता था कि लच्छो है, अमरू है, नाती है। बाकी को वो पहचान भी नहीं रहा था कि ये कहाँ से सेना तैयार होके आ गई। अब वो जैसे आगे बढ़ के अमरू जो छोटा सा है उसको बाजू में लेता है, खिलाता है, पुचकारता है और उसको कहता है, अरे तुम तो छटाकी पहलवान हो गए हो। फिर उसने लच्छू की ओर देखते हुए कहा, लच्छू क्या हाल है, तू तो बहुत बड़ी हो गई। यानी लच्छू उनकी बेटी है। लच्छू ने मुस्कुराते हुए शर्माते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो इन्होंने पूछा कि चाचा तो काम पर गए होंगे, यानी जो प्रीतो है, प्रीतो से पूछा कि निक्को जो है, निक्को यानी उनके पति, वो तो काम पे गए होंगे। काली ने प्रीतो की ओर देखते हुए पूछा, तो उसने कहा, नहीं नहीं वो काम पर नहीं गए हैं, वो तो चौधरी बन के बैठे हैं आजकल, पंचायत में बैठते हैं, तकिए से उठा तो साह की दुकान पर बैठते हैं, वहाँ से उठे तो किसी और पे बैठते हैं। और ये सब उसके मन में ना प्रीतो की नफरत भरी, क्योंकि वो व्यक्ति जो है कुछ काम नहीं कर रहा था, तो वो नफरत से जो है ये उत्तर दे रही थी। क्या उसने अफीम छोड़ दी? अब यहाँ पे देखिए कालीन से पूछता है, क्या जो है निक्को जो था वो अफीम छोड़ दिया? प्रीतो से पूछता है। तो वो कहती है कि कहाँ, अब तो वो पोस्ट भी पीने लगा। यानी अफीम की तो बात छोड़ो, अब तो वो पोस्ट पीने लगा। साल भर ये डेरे वाले महंत के पास रहने लगा था, वहाँ पोस्ट पीना सीख गया। काली ने छोटे छोटे बच्चों पर निगाह डाल प्रीतो की ओर देखा तो वह हंसती हुई बोली, ये सारी फौज मेरी ही है। घर से बाहर निकलती हूँ तो मोए लश्कर बनाकर मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो जो काली है वो उन बच्चों की निगाह जो पैनी निगाह डालता है, उसे ये लगता होगा कि पिता कुछ करता नहीं और ये पूरे के पूरे फौज इन्होंने तैयार किया, प्रीतो ने और निक्को ने मिलकर, इनका कौन देख रेख करता होगा।
लेकिन बहरहाल उसने कुछ कहा नहीं। इतनी देर में ही जीतू और उसकी माँ नेहाली आ गए। अब पहले तो इनकी पड़ोसी प्रीतो आई। प्रीतो के बाद अब देखिए दूसरे नंबर पे जीतू। जीतू यानी इनका बचपन का लगभग ही वही कह सकते हैं कि समान उम्र के वही 2-3 महीना 3 महीना बड़ा जो होता है ये काली होता है जीतू से। तो जीतू और उसकी माँ जो है निहाली वो भी आते हैं उससे मिलने। और काली जो है जैसे ही देखता है निहाली को तो ताई मत्था टेकता है कि ताई मैं मत्था टेकता हूँ। और फिर उसने जीतू को अपने बाजू में लेकर जोर से भींच लिया क्योंकि वो उसका लगभग दोस्त है। और फिर उसके बाद छड़ पर छोड़ता हुआ बोला, सुना जीतू, ठीक हो ना? यानी अपने दोस्त को कहता ठीक तो हो ना? तो जीतू कहता हाँ। तू अपनी सुना, तू कहाँ रहा इतनी देर? हम तो तेरे इंतजार में औशिया डाल डाल कर हार गए। जीतू ने काली के तगड़े सुडौल और गठे हुए शरीर को निहारते हुए कहा। जीतू के सख्त और प्रौढ़ शरीर को देख काली को महसूस हुआ कि बालपन के बाद जीत और यवन पर बुढ़ापा एक साथ शुरू हो गया। यानी यहाँ पे देखिए 3 महीने छोटा है जीतू काली से। लेकिन यहाँ पे देखिए लेखक ने क्या कहा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी जहाँ पे चाहे आप उम्र से कोई मतलब ही नहीं है, रहन सहन हर एक चीज़ है, इतनी जिम्मेदारियां हैं, उस अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो समय से पूर्व बुढ़ापा आ जा रहा है। यानी एक तरफ जवानी के दिन और बुढ़ापे एक साथ उसके चेहरे पे झलक रहे हैं। वो चीज़ जब काली ने अपने दोस्त जीतू को देखा जो कि उससे 3 महीना छोटा है, उसमें वो चीज़ उसको झलकता है। ये चीज़ आप गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी के पढ़ते हैं कि कैसे जो है होरी के साठे पर पाठे वाली बात की ये चीज़ें बिल्कुल सिद्ध होती हैं। अब प्रीतो जो है अब काली की ओर प्रशंसा भरी नज़रों से देखती हुई जीतू से बोलती है, जीतू तू भी एक काम कर, शहर चला जा। कि ऐसा क्यों कहती है प्रीतो? क्योंकि जो काली है वो बिल्कुल गांव से आया शहर से आया था, तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि हाँ जिस उम्र में जिस तरीके से होना चाहिए कोई भी तगड़ा इंसान, बिल्कुल वो वैसा लग रहा है। इसलिए प्रीतो कह रही है कि तू यहाँ पे है तो ऐसे है, तू भी शहर चला जा, बिल्कुल उसके काली की तरह हो जाएगा, यानी मोटा ताजा होकर लौटेगा। तो ये अब देखिए यहाँ पे तुरंत जो उसकी माँ निहाली जीतू की होती है वो कहती है, खुराक हो तो गांव में भी शरीर बन जाता है, रूखी रोटी खाकर तो शरीर बनेगा नहीं। ताई निहाली ने कहा। अच्छा काली मैं घास ले आऊँ? अब देखिए जीतू कह रहा है कि मैं काली जो है घास लेने जाता हूँ, दोपहर को हम लोग आराम से बैठेंगे और गप्पे लड़ाएंगे। जीतू ने काली के कंधे थपथपाते हुए कहा और जो है बाहर निकल गया। अब काली के घर में क्योंकि अब एक दो नहीं स्त्रियों का आना जाना लगा था, सब उससे बराबर मिलने आ रही थी, प्रतिशत भीड़ बढ़ ही जा रही थी और सबके वो मत्थे टेकता, बच्चों को बाहों में उठाता, यही चीजें चल रही थी। जब बंतु की पत्नी प्रसन्नी आई, अब यहाँ पे देखिए एक लोग और उससे मिलने आए, बंतु की पत्नी थी प्रसन्नी। अब जब प्रसन्नी आई तो यहाँ पे बहुत ही अलग वो था कि वो सबका मत्था टेक रहा था तो प्रसन्नी का भी टेकने लगा, उसे पता ही नहीं है प्रसन्नी कौन है। और जैसे ही उसने टेका तो तुरंत प्रीतु उसको डांट दी कि तुम क्यों इसका मत्था टेक रहे हो, उसे तो पता ही नहीं था। तो उसने कहा कि तुम तो इसके जेठ लगते हो ना, ये तो बंतु की घरवाली है। ये सुन काली लज्जित सा हो गया और प्रसन्नी ने जो है दबी दबी हंसी के साथ छोटा सा घूंघट निकाल लिया और जो है उसने वो प्रणाम किया। अब काली जो है औरतों के मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े और नाक सुड़सुड़ाते नंग धड़ंग बच्चों को देखता हुए सोचने लगा कि वो किस दुनिया में आ गया है। यहाँ पे आपको देखिए चमादड़ी की रियलिटी जो है यहाँ पे लेखक दिखा रहे हैं कि वो जो औरतें आ रही हैं और यहाँ पे सामने काली जो उनकी दर्शना विलासी बन के खड़ा हुआ है, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। क्योंकि वो जिस तरीके से शहर में रखा जो रहा, जिस परिवेश में रहा, वो उसने ऐसा कुछ देखा नहीं। और यहाँ पे वो काली औरतों के मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े, वो बच्चे नंग धड़ंग ऐसे ही सोचता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। कई औरतों और बच्चों की पलकें गुलाबी थी और उन पर एक भी बाल नहीं था और उनसे निरंतर पानी बह रहा था। उनके शरीर और कपड़ों से पसीने की ऐसी दुर्गंध आ रही थी जिससे काली अपना परिचय खो चुका था। बच्चे चकित होकर काली को देख रहे थे। जब वह किसी को पुचकारता तो शर्मा कर अपनी माँ की टांगों से लिपट जाती। कोई बुजुर्ग औरत उसे प्यार से कहती, जा बेटा ये तो तेरा ताया है। काली ने ये सब इतनी बार सुने कि उसे विश्वास होने लगा कि इस मोहल्ले में उसके सिवा जितने भी लोग हैं सबका ब्याह हो चुका है। अच्छा यहाँ पे वो अंदाज़ा लगा सकता है कि जितने भी लोग थे सबका ब्याह हो चुका है, इस मोहल्ले में बस वही बचा है। अब जो इनकी चाची थी जो शक्कर बांटने गई थी, चाची प्रतापी, इनकी चाची का नाम प्रतापी है। तो जब चाची प्रतापी शक्कर बांट कर वापस घर पहुंची तो एक बार फिर चाची बधाइयाँ, सभी लोग देने लगे बधाइयाँ बधाइयाँ करके, और सब औरतों ने अपने अपने दुपट्टे के पल्लू से क्या किया, मुट्ठी भर अनाज खोला और काली के सिर पे वार दिया। यानी जो भी रस्म वगैरह होता है वो सब चीज़ों को उन लोगों ने किया। अब जितनी भी औरतें खड़ी थी उनके मन में यही चल रहा था कि ये तगड़ा और जवान शरीर, कोई सोचता कि मेरी
कुंवारी युवा भतीजी है, भांजी है, बहन है, किसी के साथ भी इसका टाका भिड़ा देते, रिश्ता करा देते। ऐसा वहाँ पे खड़े-खड़े लोग ने मन में अपने विचार लिए। सब औरतों ने चोरी-छिपे खाट के नीचे पड़े। अब देखिए इतना ही नहीं, यहाँ पे देखिए आपको सूक्ष्म दृष्टि देखना है लेखक की, कि वहाँ पे जितनी औरतें एक तरफ सोच रही हैं कि इसका रिश्ता कहीं करवा दे अपने रिश्ते में, दूसरी तरफ जो है घर में जो वो बक्सा लेके आया था, रखा था जिसमें पैसे वगैरह रखा था, जितनी औरतें थी उस बक्से पे भी लोगों की निगाह जा चुकी थी। और वो उसमें पड़ी वस्तुओं के बारे में अपने-अपने अनुमान लगा रही थी, क्या लेके आया होगा, क्या नहीं ला लेके आया होगा, ये सारी चीज़ें। अब ताई निहाली जो है उसने काली का माथा चूमते हुए कहा, जीतू और काली आयु में बराबर और भाई हैं। यह सुन प्रीतो भी सबको संबोधित करते हुए बोली, काली तू तो तड़के ही पहुँच गया था। अब देखिए यहाँ पे ताई निहाली ये अपना बताती हैं कि लगभग हमारा बेटा जो है और ये लगभग जो है समान वो उम्र के हैं, बहुत ज़्यादा उम्र में अंतर नहीं है। तो प्रीतो कैसे पीछे रहती? प्रीतो कहती है, हाँ, हाँ, तुम्हारे चाचा तो डेली जो है तुम्हारी चाची मतलब तुम्हारे चाचा यानी जो प्रीतो अपने पति को कहती है कि जो तुम्हारी ताई थी उनका बराबर हम लोग ध्यान रखते थे, यानी वो कहीं से भी पीछे ना हो, वो अपना सारा गिनती गिनाती रहती है। अब बुजुर्ग स्त्रियां काली के जो ट्रंक यानी जो बक्से के बारे में खुसुर फुसुर कर रही थी, और बंतु की पत्नी जो प्रसन्नी थी और एक नंद सिंह की बेटी थी पासो। तो ये प्रसन्नी हो गई, नंद सिंह की बेटी पासो हो गई, और जो प्रीतु की बेटी लच्छो थी, वो तीनों एक तरफ खड़ी थी और आपस में वो लोग हंसने लगी, काफी देर से हंसने लगी। जब तीनों एक तेजी से हंसने लगी तो सभी का ध्यान उधर गया कि ये लोग हंस क्यों रही हैं और बता भी नहीं रही हैं। तो प्रसन्नी जो है उसको डांटा जाता है कि बंतों की पत्नी जो प्रसन्नी थी कि यार तुम क्यों हंस रही हो, तुम एक नहीं दो बच्चों की माँ हो, एक बच्चे तुम्हारे पेट में है और इतनी बड़ी होने के बाद तुमको हंसी आ रही है। अब प्रसन्नी पे इस पर कटाक्ष का कोई असर नहीं हुआ, वो हंसते हंसते लौट-पोट हो रही है। अब लोगों को गुस्सा आया और लच्छो जो थी यानी जो प्रीतो की बेटी थी, उसका भी चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो अपने आप को सिकोड़ती हुई, समेटती हुई प्रसन्नी को संकेत करती हुई बोली, ये कहती है कि काली का जो है जल्दी से जल्दी ब्याह कर लेना चाहिए। ये कहकर लच्छो चुप हो गई। परंतु प्रीतो समझ गई कि प्रसन्नी ने आगे क्या कहा होगा। उसे क्रोध तो बहुत आया, यानी प्रीतो को क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उस ऊँची आवाज़ में वो बोली, ठीक तो है, काली अब ब्याह नहीं करे तो क्या बुढ़ा हो जाएगा तब करेगा। इसके साथियों को तो 2 3 3 बच्चे हैं, बाहर ना जाता तो अब तक शायद इसके 4 बच्चे होते। दूसरी औरत ने कहा, मेरे जीतू और काली के तो लगन ही ढीले हैं। ताई निहाली उदास स्वर में बोली। तो देखिए ताई बोलती है कि यानी न जीतू का हुआ लगन और ना ही यानी जो है इनके जो है बेटे जो है यानी जो काली है, काली का भी नहीं हुआ। अब काली एक बार कहे तो सही। अब देखिए ये कह रही प्रीतो मटक कर कह रही है, एक बार काली बोले तो हम लाइन लगा दें, लड़कियों की शादी करा दें इसकी, है ना? और इतने में करके ये लोग कुछ मतलब इनके यहाँ रस्म होता है या खुशी में ऐसा कुछ करते हैं, फिर ये लोग सबको इशारा करती हुई घोड़ियाँ गाने लगी। यहाँ पे देख घोड़ियाँ जैसे अपने यहाँ गाना वगैरह है, ऐसा कुछ घोड़ियाँ पंजाबी में होगा, ये गाए जाने लगा और सभी औरतें आपस में मिल गई। अब प्रसन्नी ने अपने घर से एक काम किया, लाल रंग का दुपट्टा लेके आई और जो है जो चाची थी चाची के सर पे वो रख दिया और फिर चाची को घसीट कर बीच में बैठा लिया और इस तरह से वो सब आपस में जोश से गाने लगी। ऐसा लग रहा था सचमुच काली का विवाह हो रहा है। तो इतनी ज़्यादा खुशी थी काली के आने से, और काली भी बिल्कुल एक बार जब आया इन लोगों के बीच में, अब वो अजनबीपन नहीं महसूस कर रहा था। प्रीतु ने चाची का पानी का घड़ा जो है खाली कर दिया और ठीकरी से जो है थाप देने थाप देने लगी, और ताई निहाली सबको बोल उठाने का संकेत करते हुए गाना गाने लगी। अब गाना इनका था कि जिस दिहाड़े मेरा काली ने जन्मया, यानी जिस दिन भेरे काली ने जन्म लिया था वह दिन हमारे लिए बहुत शुभ था। फिर सब स्त्रियां घड़े के गिर्द बैठ गई और झूम झूम कर वो गाने लगी। सड़े नाम साजन घर आए सलोनी दे नैन भरे, सानू की वस्तु लगाए सलोनी दे नैन भरे, शानू गरी ते छुआरा लाए सलोनी द नैन भरे, शानू कुड़मे दी जोरू लगाए सलोनी द नैन भरे। काली गीत सुनकर कभी हंसने लगता और कभी छेप कर मुंह छिपा लेता। उसका अब अजनबीपन बिल्कुल दूर सा हो गया था और वो बहुत ही प्रसन्न था, जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा लोरियां सुन रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस हो रहा था। गली में कई लोग तगड़ तगड़ करते हुए गुजरे तो काली की आंख खुल गई। उसने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और करवट बदल कर फिर सो गया। लेकिन जब एक साथ कई आवाजें आई और उन पर एक बहुत ही भयानक चीख सुनाई दी तो वो हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। यानी जब वो सब हो चुका था, जब वो आराम करने लगा, अब यहाँ पे एक भयानक चीख उसको बाहर सुनाई देती है। नज़दीकी मकान की छत पर खड़ी एक स्त्री वो कहती है कि चौबारे वाला जो चौधरी है वो किसी को गाली दे रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा वो गाली किसको दे रहा है। सब लोग चौगान में आते हैं। अब काली उठकर चारपाई पर बैठ गई और उसने ध्यान से सुना तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ मतलब कि गालियाँ बहुत तेज़ी से पड़ रही थी। तो कोई ऐसा लग रहा था कि तेज़ी से गाली दे रहा है और कोई ऐसा लग रहा था कि गिड़गिड़ा रहा है।
और गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई, चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं, आप मुझे। तो किसी के सिर पर चटाक-चटाक जूते पड़ने की आवाज़ आ रही थी, हाय मैं मर गया मुझे बचाओ। वैसे चमादड़ी में देखिए लेखक कह रहे हैं कि ये जो घटना किसी को मारना कोई जो बहुत ही अपने आप को शक्तिशाली मानता था, वो आके किसी को भी मार के चला जाता था, जैसे किसी का स्वाभिमान ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। वो आम बात थी वहाँ के लोगों के लिए, लेकिन काली तो यहाँ पे आज 6 वर्षों बाद आया। उसने ऐसा कुछ कल्पना नहीं किया था कि कुछ ऐसी स्थिति अभी भी है। अब जब किसी चौधरी की फसल चोरी हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, चमार चौधरी के काम पर नहीं जाते या किसी चौधरी के मान लो कि अंदर की ज़मीन का मलकियत का एहसास चोर पकड़ ले या कोई भी ऐसी स्थिति हो जिस पे आरोप-प्रत्यारोप लगा सके या हड़काना हो, तो ये लोग चुपचाप इसी चमागड़ी गली में आ जाते थे और अपने रौब झाड़ के चले जाते थे। जब चीखें दोबारा गूंज उठी तो काली अपने पाँव में जूता डाला और धीरे से वो जाके वहाँ पे खड़ा हो गया। बीच में दिखा कि चौधरी जो हरनाम है, वो बाएँ हाथ की 2 उँगलियों से तहबंद के पल्लू थामे हुए गालियाँ बक के जा रहा है और जो है मैली-कुचली जो स्त्रियाँ भयभीत बच्चों को छातियों से लपेटे जो है वहीं पे खड़ी हुई हैं। बूढ़े और जवान सब ऐसे सिर झुकाए हुए थे जैसे राजा के दरबार में वो सब खड़े हैं। उनके मैले तांबे के रंग के शरीर मंद हवा में हिल रहे पत्तों की तरह काँप रहे थे। यानी चारों तरफ आप देखिए कि उस चौधरी के किनारे जितने भी लोग खड़े हैं वो सब आपस में अगर देखें तो कोई खुश-खुश नहीं, सब एकदम डरे हुए हैं, भयभीत हैं और कभी-कभार गाली सुनकर हँस भी लोग पड़ते थे जैसे लग रहा हो कि उन पर फूल फेंका गया हो। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया कि इस तरीके से देखा जाए इनका स्वाभिमान कितने स्तर तक गिर चुका है कि उतनी गालियाँ गाँव वालों को पड़ रही है आपस में, लेकिन ये चूँ तक नहीं कर सकते हैं। अब जो संतू है वो बाकी लोगों से जरा आगे खड़ा सिर झुकाए जमीन को घूर रहा था। चौधरी ने उसे गाली देकर पुकारा तो रिटाई से हंसने लगा। संतू को बुलाया तो वो हंसने लगा। उसने कहा इधर आ संतू के पुत्र। संतू अपनी जगह पर खड़ा वो बोला चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं है। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाते कि चौधरी ने कदम बढ़ाकर उसे जो है अपने पास घसीट लिया। फिर चौधरी ने उसकी गर्दन मरोड़ कर उसको जो है मोर बना दिया और जूते मारने लगा। अब जो संतू है वो संतू बिलख उठा, चौधरी जी मेरा कोई कसूर नहीं है। जब उसके सिर पर 2-4 और जूते पड़े तो वो दहाड़ने लगा, हाय मैं मर गया मुझे बचाओ। सच बता जानवरों को मेरे खेत में कौन हाँका था? अब इससे पूछता है कि बताओ जानवरों को मेरे खेत में हाँका कौन था? अच्छा इसके खेत में जो है जानवर चले गए और इसका मक्का खा गए और इसको पता नहीं तो ये एक-एक लोग को संदेह बस जो है घेरे में लेके काम कर रहा है। और फिर क्या किया उसको मारना शुरू कर दिया ये सब देखते-देखते फिर क्रोध भरे स्वर में उसने बोला कि दिन-रात पानी देकर मकई की अगेत्री मैंने फसल उगाई और जब खेत लहलाने लगा तो किसी मरदूद ने जो है आके जानवर उसमें हाँक दिया। सब लोग साँस रोके चौधरी की नज़रों से बचने की कोशिश कर रहे थे कि कोई भी चौधरी की नज़र में आ न जाए। और ये जो काली था वो बिल्कुल बीच में नहीं खड़ा था, वो ये हटकर बेरी के पास खड़ा था। लोगों को देख रहा था कि कैसे लोग बड़े इत्मीनान से गालियाँ सुन रहे हैं और मार खा रहे हैं। चौधरी हरनाम ने वहाँ खड़े हर आदमी को संबोधित करते हुए रौब से कहा सच-सच बता दो मेरे सारे मोहल्ले को इसी चौगान में नंगा लिटाकर जूते में लगाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए एक मंगू है जो कि खुद अगर देखा जाए तो ये भी मंगू जो है ये भी कौन सी ये चमागड़ी बस्ती से आता है यानी ये भी हरिजनों में से ही एक है। लेकिन ये क्या करता है गुलामी करता है, किसका करता है गुलामी? चौधरी हरनाम का। तो मंगू यहाँ पे देखिए अपने वर्ग के साथ नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि ये वर्ग जो शोषक तबका है जो शोषण कर रहा है लोगों का ये उसकी तरफ है। तो मंगू मजमे से बाहर चौधरी के पास खड़ा है और वो जीतू की ओर देख कर बोला जीतू तू कल दिया बत्ती के समय कहाँ था? निहाली का जो पुत्र था निहाली का पुत्र था जीतू, जीतू यानी जिसके बारे में हमने बताया काली का दोस्त था। तो जीतू जो था वो जवाब दे देता था। अच्छा जो जवाब दे देता था कि ये चीज़ ना जीतू के को लेके बड़ा जैसे खटक रहता था मंगू को कि कब उसको किसके सामने बेइज्जत किया जाए, क्योंकि वो जवाब दे देता था। तो उससे अब चौधरी के सामने ये कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें देखा कल दिया बत्ती के समय तुम शाम के टाइम कहाँ पे थे? तो जीतू जो है मंगू की ओर घूर कर देखा और तुनक कर बोला तू कौन है पूछने वाला? ये कह जीतू सहम गया और आहिस्ता-आहिस्ता अब उसको डर भी लगा। उसने गुस्से में तो कह दिया कि तू कौन होता है, लेकिन वो देख रहा है ना वो किसके साथ खड़ा है। अब जैसे ही उसने कहा तो ये जो चौधरी है, चौधरी पूछा मंगू चौधरी को संबोधित करते हुए बोला, चौधरी जी कल ढिलढली मैंने जीतू को आपके कुएं की ओर देखा था। ये सुन चौधरी ने मजमे में खड़े हर आदमी पे जब नजर दौड़ाया तो उधर बोला इधर आ जीतू। अब जीतू क्या हुआ कि घृणा और क्रोध से मंगू को देखता हुआ चौधरी की ओर बढ़ गया और उसके सामने जा खड़ा हुआ। क्या तूने जानवरों को खेत की तरफ मोड़ा था? उसने रौब से पूछा। चौधरी जी दिया बत्ती के समय में छज्जू शाह के लिए कोयले यानी जो छज्जू शाह हैं उनके लिए कोयले लेने गढ़ी के भट्टे पर गया हुआ था। आप शाह से ही पूछ लीजिए, जीतू ने हकलाते हुए उत्तर दिया।
तो उसने कहा कोयले के पुत्र जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। साथ ही चौधरी ने उसे मोटी सी गाली भी दे दी। अब जीतू ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, मजमे में खड़े एक एक आदमी को देखने लगा ताकि कोई उसके बचाव की तरफ आए। यानी लोगों ने देखा था कि वो इनके खेत में नहीं गया था, वो काम से गया था। लेकिन मजमे से उसने देखा कि नजर फिसलती गई और फिसलते फिसलते बेरी के नीचे जो है काली खड़ा था, उस पे गई और वो काली को देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो भूल ही गया कि चौधरी के सामने जवाब तलबी के लिए खड़ा है और मुस्कुराता हुआ काली की ओर बढ़ने लगा। लेकिन चौधरी की गालियों की बौछार ने उसे चौंका दिया कि ये कहाँ पे है। अब चौधरी ने आगे बढ़कर जीतू को गर्दन से पकड़ा और क्या किया, सांप की तरह जैसे पुकारते हैं कुत्ते के पुत्र, गाली वगैरह दे के उसको बहुत उद्दंड स्वर में बहुत ही मारता है। ये देख मंगू बोला चौधरी जी आजकल ये पहलवानी भी करता है। अब देखिए उससे नहीं रहा गया, वो तो मार खा ही रहा था। तो ये कह रहा है कि आजकल जो ये जो है ना जो जीतू है ये आजकल क्या कर रहा है, ये पहलवानी भी करता है। पहलवानी का जोर तो एकदम निकाल दूंगा। अब गुस्से में वो कह रहा है चौधरी हरनाम की हम तो इसकी जो है पहलवानी का जो जोर है वो एकदम ही निकाल लेंगे, मुझके पाँव उल्टा लटका दूंगा, फिर समझ में आएगा। हराम की औलाद मतलब जो भी कहना होता है सब कह डालता है। और चौधरी ने अपना प्रश्न 2 दिन पर जो है उसके सामने रखा कि कुछ तो ये उत्तर दे, लेकिन वो भी गुस्से में कोई उत्तर ही नहीं दिया। अब क्या हुआ, उसकी नाराज़गी और बढ़ते ही लगी। उसको अपनी खामोशी यानी वो जो शांत रहा वो अपमानजनक लगा। उसने आगे बढ़कर उसकी गर्दन झुकानी चाहिए, लेकिन जीतू ने अपनी गर्दन को अकड़ा लिया। अब गुस्से में उसने ताबड़तोड़ और जूते पे जूते उसको मारा। जब चौधरी उसको मारता-मारता थक गया और हाथ रोक हाँफता हुआ पूछा, बता तूने जानवर को मेरे हाथ से क्यों हाँका था? फिर वह थूकता हुआ कहता है, मकई का एक डंठल तक नहीं बचा, 2 घुमाऊ का पूरा खेत उजड़ गया। जीतू फिर भी कुछ नहीं बोलता है, केवल क्रोध भरी नज़रों से वो चौधरी की ओर देखता रहता है। वो जब किया नहीं था तो कहता क्या? अब चौधरी ने उसके सिर पर जूता मारने के लिए फिर हाथ उठाया, तो जीतू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। अब देखिए उसकी ज़रूरत, जीतू वैसे तो बहुत ही अपने आप में अगर देखें स्वाभिमानी है, वो जो है उसको जो है पकड़ने लगता है उसके हाथ को, और उसने जीतू को धक्का दे दिया गुस्से में और नीचे गिरा दिया और उसके सारे शरीर पर ठूंड मारता हुआ चीख कर बोला, तेरी ये मजाल सामने हाथ उठाता है, तेरी मैं बोटी बोटी कर दूंगा। और चौधरी जो है ठूठ मार मार कर थक गया और हाँफता हुआ एक कदम पीछे हट गया। जीतू ने मुंह ऊपर उठाया तो वो खून से लथपथ था, उसकी नाक और मुंह से खून बह रहा था। ये देख चौधरी ठिठक गया। अब यहाँ पे देखिए जीतू के मुंह और नाक से खून की बूंदें टपक रही थी, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे उठाकर वो घर ले जाए। मजमे में किसी ने धीमे स्वर में कहा, चौधरियों से क्या मुकाबला, उनके सामने अकड़ फूक ऐसी हो जाती, पाँव पड़ जाता है तो इतनी मार से बच पाता। सब लोग भयभीत से उसकी ओर देख रहे थे। एक दो औरतें जीतू की घर की ओर भाग गई और उसकी माँ निहाली को बुला लाई। अब जो है माँ आती है, दिन दहाड़े रोने लगती है, अभी तेरे प्राण निकल जाए। अब गुस्सा उसको आता है कि बीच बीच में भिड़ता क्यों है। फिर वो सिर पीटने लगती है और जीतू को चौधरी के पाँव की ओर धकेलती हुई बोली, चौधरी एक बार ही इसका खात्मा कर दे। है ना? तो ताई निहाली को चौधरी पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन वो उसे प्रकट करने के असमर्थ थी बेबसी के। अब देखिए ताई निहाली को, अब किसी के बेटे को कितना ज़्यादा मारा गया हो तो उसको तो गुस्सा बहुत आएगा। जो निहाली थी उसको गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो हरनाम के सामने तो कुछ कर नहीं सकती थी। तो उसने कहा, अब जो तुमने बचा कुचा इसको छोड़ा है, एक काम कर इसको और भी मार दे, यानी मर ही जाए। अब ताई निहाली को बुरी तरह रोते पीटते और बवाल करते हुए चौधरी को लगा कि यार अभी काम बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा, इस हराम के तुकमे ने मेरी 2 घुमाऊ मकई जो है मिट्टी में मिला दी। ये सुन मंगू भी ताई निहाली को डांटता हुआ बोला, मतलब हरनाम से कह रहा है कि देखो इस बुढ़ी ने तो इसे सर पे चढ़ा रखा है, माँ को डरा लेता तो समझता है सबको डरा लेगा। और जो प्रीतो मोहल्ले की औरतों में सबसे आगे खड़ी थी वो मटकती हुई बोली, अब ये देखिए कैसे बोलती है कि रंडी का पूत सौदागर का घोड़ा, जो करे सो ही थोड़ा। जीतू तो आग की नाल है। अब देखिए ये क्या कहती है, प्रीतु तो खुद भी दुष्ट है। ये खड़ी हो गई आगे कह रही, जो जीतू है वो तो खुद ही अगर देखा जाए तो आग की नाल है, कहीं लगाता है तो कहीं बुझाता है। जब चौधरी ने जूता पाँव में पहन लिया और तहबंद को ढीला छोड़ तो आसपास खड़े लोग समझ गए कि अब वो किसी और की मार पिटाई नहीं करेगा और वो चलने वाला है। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर जीतू को सहारा दिया। ताई निहाली रोती और जीतू को गालियां देते हुए इस घर की ओर ले जाने लगी। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया और औरतें और बच्चे जो है अपने अपने चलने लगे। औरतों की झुरपुर में बड़ी मंगू की बहन ज्ञानू ने तीखी आवाज में, अब देखिए यहाँ पे जो मंगू है वो मंगू की बहन है। मंगू मंगू हमने कहा वो चाटुकारिता किसका करता है, हरनाम का करता है, चौधरियों का करता है बल्कि है तो ये भी हरिजन ही है। और इसकी बहन जो ज्ञानो है, ज्ञानो इन चीज़ों का विरोध करती है। और ज्ञानो जो विरोध करती है कि जो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, कुरीतियों का विरोध करती थी, ये जो है मंगू को पसंद नहीं आता।
और जो ये तीखी आवाज़ में जब गाली देती है तो वही उसकी माँ कहती है जस्सो से, उसका मुँह बंद करती हो? यानी जस्सो से कहती है कि तुम उसका मुँह बंद कर रही हो। मंगू ने सुन लिया तो जान से मार देगा। यानी जिस तरीके से वो कह रही है कि अपनी बेटी को कि तुम ऐसा मत बोल, अगर सुन लिया ना तो तुमको जान से मार देगा। लेकिन ज्ञानू जो है वो उसके अंदर ये जो भी चीज़ें गलत हो रही समाज को लेके, वो समाज की गलत चीज़ों को नहीं देख सकती, वो विद्रोही स्वभाव की है, वो प्रतिक्रिया करती है। और ये लोग कहते हैं प्रतिक्रिया से उसको रोकते हैं कि नाजायज़ मारपीट वगैरह तुम बढ़ाओगी। अब ज्ञान की नज़रें मजमे में खड़े प्रत्येक व्यक्ति से होते हुए काली तक पहुँचती है और उसे लगता है कि गाँव में सबको देखा, लेकिन ये काली कौन आ गया? इसको तो कभी हमने देखा ही नहीं। तो उसने सोचा कि बाहर का आदमी क्या सोचेगा कि यहाँ के लोग कितने बेगैरत इंसान हैं। बिना ही कुछ बोले मुँह खोले ही मार खा लेते हैं। मजमे के पास जो है खड़ा मंगू बढ़ चढ़कर बातें करने लगा तो ज्ञानू उसे भी गालियाँ देने लगी। उसकी माँ जस्सू उसे घर की ओर धकेलती हुई क्रुद्ध स्वर में बोली, रांड घर चल, गर्म चिमटे से तेरी जबान खींचती हो। मुटियार बेटी की राउंड को गाली नहीं देनी चाहिए, बाबे हुक्मे ने जस्सो से। अब देखिए जो यहाँ पे उसकी मम्मी है जस्सो, जस्सो को ए बाबे हुक्मे करके हैं, बेबे हुक्मा ने जस्सो को कहा कि जो है तुम जो गाली दे रही हो बेटी को तो वो गाली नहीं देना चाहिए। तो कहती कि बेबे क्या करूँ, इसको दो, इसको दो अंदर नहीं रहती, यानी इसको तो अंदर नहीं रहती, चौधरियों को गाली दे रही है। मतलब कि अगर वो गाली देगी तो समझ रही ना क्या होगी। तो वही कहती है कि बाबू इसे गुस्सा आता है ना। तो जस्सू ज्ञान की भला बुरा जस्सू जो है ज्ञानों को भला बुरा कहती हुई उसकी ओर लपकी तो वह अपने घर की ओर दौड़ गई, लेकिन उसको मारने के लिए दौड़ी तो वो आगे दौड़ गई। अब जीतू को उसकी माँ घर ले आती है तो चौधरी अपनी फसल की बर्बादी का रुदार सुनाने लगता है। ज़्यादातर लोग चौधरी के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं और जैसे ही वहीं पे गाली वाली दे के मार के वहीं गाँव में ही खड़ा था, तब तक देखा कि उधर से छज्जू सा बनिया जो है वो भी आ रहा है। अब जैसे ही उसने देखा वो आ रहा है तो अपना जो बोलने का था वो थोड़ा-सा पिच और जो है उठा दिया। और वहाँ पे नंद सिंह ने बताया कि आपकी 2 घुमाव अगेत्री मकई जानवरों ने उजाड़ दी है, इधर आपको आवाज़ सुनी तो चला जाया। ये सुन चौधरी जैसे फूट पड़ा, साहा 2 घुमाव मकई और सुहागा फिर गया, मेरा खेत उजड़ गया। इतनी अच्छी फसल थी कि देखते ही आँखों में तरावट आ जाती थी, अब एक डंठल भी नहीं बचा। ओह! ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान है, अनर्थ है, छज्जू शाह ने खेद प्रकट करते हुए कहा। फिर आस-पास बड़े लोगों को समझाते हुए बोला, मूर्खों ऐसी हरकतें ना किया करो। यानी गाँव वालों को, चमारडी वालों को समझा रहा है, तुम लोग ऐसी हरकत ना किया करो। फिर उसने बाबे फद्दू को संबोधित करते हुए कहा, बाबा तू ही इन छोकरों को समझाया कर, जिस थाली में खाना खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फिर चौधरी हरनाम सिंह का हाथ पकड़ छज्जू सा मिन्नत करते हुए कहा, चौधरी जी ये लोग आपके कमीन हैं, गलती कर बैठे, आप इन्हें माफ़ करिए। और इस तरीके से जो है उसके सामने जो है अब चौधरी जो है उस चौधरी की हवेली की ओर जाने लगा तो उसकी नज़र बेरी के जो पेड़ है उसके नीचे पड़ी। तो जैसे ही उसने छज्जू शाह ने देखा उसके तुरंत याद हुआ है कि सुबह-सुबह जो चाची है उसके हाथ में 10 रुपए थे, उस समय 10 रुपए बहुत बड़ी चीज़ें थी। अब वो बढ़ते हुए स्निग्ध स्वर में पूछा, बाबू कालिदास सुनाओ कब लौटे? सवेरे तेरी चाची तो शक्कर लेने आई थी। छज्जू शाह को बंदगी करते हुए बोला, तड़के की गाड़ी से आया हूँ। फिर वो रुक कर कहने लगा, रहना कहाँ था साजी, वैसे इधर-उधर भटकता रहा, आप ही सुनाओ, घर में सब कुछ ठीक है? तो वो बताते हैं कि हाँ सब ठीक-ठाक है, छुट्टी आए हो या नहीं तो कुछ कह नहीं सकता, है कि रात की गाड़ी से ही वापस चला जाऊँ, काली ने चौधरी की ओर देखते हुए कहा। ये सुन छज्जू साहब मुस्कुरा दिया और उसके तगड़े लंबे शरीर को निहारता हुआ बोला, दुकान पर आना, देश परदेश की बातें सुनाना। हम तो कोल्हू के बैल की तरह इसी गांव में रहते रहे और एक दिन गाहे बगाहे जो है जालंधर या होशियार तक गए, बस इससे ज़्यादा नहीं गए। मैं तो आपके दर्शन के लिए आने वाला था। तो वो कहता है कि मैं आपके, यानी जो काली है कहता है कि मैं तो आपसे बस मुलाकात करने वाला ही था। अब जो चौधरी हरनाम वो भी खड़ा था, तो चौधरी हरनाम का भी एक टक वो निगाह उस पे जो है पहुँचा और फिर जाने से पहले चौधरी ने वहाँ खड़े लोगों को धमकाते हुए कहा, अगर फिर से जो है इस तरीके से किसी ने जो है फसल नुकसान किया तो ज़मीन पर जो है उल्टा बिछा कर पिटाऊँगा। काली को यूँ महसूस हुआ जैसे ये धमकी उसी को दी गई है, तो काली उसको घूर कर देख रहा था चौधरी को और जो चौधरी उसको ये चीज़ बुरा लगा कि वो मुझे घूर रहा है। अब उसी लहजे में वो चौधरी फिर इसको सुनाता है कि चमार सिर पर चढ़ते जा रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, इन्हें सीधा करना ही पड़ेगा। चौधरी जी सारे ज़माने की हवा बदल गई। अब यहाँ पे देखिए वो कहता है कि चौधरी जी अब पहले जैसा मत सोचिए, सारे ज़माने की अब हवा बदल चुकी है, छज्जू शाह ने कहा। तो ये किसने कहा था हवा बदल चुकी है? छज्जू शाह ने। जो हरनाम अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें कर रहा था वो छज्जू को भी पसंद नहीं आ रहा था।
उनकी जाति लोगों की गूंगी जमाने फिर बोलने लगी, कोई जीतू को दोष दे रहा था तो कोई चौधरी की जाति की दबी जमानों में प्रशंसा कर रहे थे। यानी आगे तो उसके कोई नहीं बोल रहा था, पीठ पीछे जो है जितने भी लोग थे सब बोलने के लिए तैयार हो गए।